Assalamualaikum guys. We are starting with the chapter 4, elementary number theory and methods of proof. इस चैप्टर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो डायरेक्ट प्रूफ दे सकते हैं, और अगर हमें कोई जो है किसी रीजन से कोई हमें गिवन इक्वेशन का प्रूफ ना मिल रहा हो तो हम उसकी कोई एक काउंटर एग्जांपल पेश किया करेंगे कि ये हमारे पास इक्वालिटी या ये बात प्रूफ नहीं है। तो उसके लिए कोई हमें बेसिक्स चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। जैसे हमारे पास है कि डायरेक्ट प्रूफ हम यहाँ देंगे काउंटर एग्जांपल, उसका इंट्रोडक्शन ये बेसिक थोड़ा सा दिया हुआ है, और कुछ assumptions हैं बेसिक बेसिक जिसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो तीन तरह की प्रॉपर्टीज ही पाई जा सकती हैं। दो नंबर अगर इक्वल हैं तो या तो वो एक दूसरे के इक्वल है या बजाते खुद के वो इक्वल है, यानी कि ए के इक्वल है या ए बी के इक्वल है। ठीक है, और अगर ए के इक्वल है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और अगर ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह तीन ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए विल बी इक्वल टू सी। और हम ये भी बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में हम क्या किया करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू बी देन हम जो है बी की जगह ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे। In addition, we assume that there is no integer between 0 and 1 and that the set of all integer is closed under addition, subtraction and multiplication, but it is not closed with respect to dm. This means the sum, difference and product of integers are should be integers. अगर आप जमा करेंगे, माइनस करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे इंटीजर्स की तो आपके पास आंसर इंटीजर ही आएगा। इवन और प्राइम एंड कंपोजिट इंटीजर्स, किस तरह से हम इनकी कंपोजिशन कर सकते हैं, इनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। हम कहते हैं कि अगर n जो है वो एक इंटीजर है तो हमने इस इंटीजर को इवन बनाना हो तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे। n जो है वो इवन इंटीजर होगा इफ एंड ओनली इफ n को हम 2k के इक्वल रखेंगे। k कोई भी हम जो है इंटीजर की वैल्यू पुट किया करेंगे। आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें एक इवन नंबर देता है। आइदर द गिवन जो हम नंबर पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं के नंबर वो पॉजिटिव हो, वो सॉरी इवन हो या ऑड। अगर हम 3 पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आंसर आ जाएगा। मीन टू से के की जगह अगर आपने इवन पुट की वैल्यू या ऑड वैल्यू पुट की तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर उसको जो है वो इवन नंबर बना देगा। अब ये जब इवन नंबर बना देगा तो हम ओड नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसी इवन नंबर में एक वैल्यू और प्लस कर देते हैं जो इवन नंबर को ओड नंबर में कन्वर्ट कर देती है। मतलब ओड नंबर को हमें कैसे डिफाइन करना होता है, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1। 2k क्या करेगा, नंबर को इवन कर देगा, और जब उस इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो डेफिनेटली इवन से अगला नंबर ओड ही नंबर हमारे पास हमें मिलेगा। इसी तरह से हम जो है ये देखिए यहाँ पे भी उसने बताया कि हम इवन कैसे निकालते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी इंटीजर से तो हमें इवन नंबर मिल जाता है। ठीक है, एंड देन इवन एंड ऑड इंटीजर्स की यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है। इज जीरो इज इवन, जीरो हमारे पास कैसा है, इवन है या ऑड इंटीजर है, तो वो हमने बताया जी ये बाकी इवन इंटीजर है, इसको हमने चेक करना है आदर दिस वन इज इवन और ऑड। तो अगर हम इसको 2k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये ऑड इंटीजर होगा, अदरवाइज दिस इज एन इवन इंटीजर। ये ऑड इंटीजर है बिकॉज हम जो है 2 मल्टीप्लाई -151 प्लस 1 ये लिखें 2k प्लस 1 की फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं, तो ये एक ऑड इंटीजर है हमारे पास, ये इवन इंटीजर नहीं है। और लास्ट नंबर भी हमें शो कर रहा है कि ये एक ऑड इंटीजर है, बस कंपोजिशन हमने इसके बता के शो करवाया है कि ये ऑड इंटीजर है। सिमिलरली यहाँ हमने इसको भी बताया कि क्या ये हमारे पास इवन इंटीजर है या ऑड है, तो इसको भी हमने स्क्वायर्स की फॉर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला बना लिया जो ये शो कर रहा है कि ये एक इवन इंटीजर है। सिमिलरली प्राइम जो है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, एन इंटीजर एन इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ एन इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर एंड एस इफ एन इज इक्वल टू आर एस। आर और एस हमारे पास क्या है कि आर और एस इक्वल टू एन, दोनों में से कोई एक चीज जो है वो एन के इक्वल आ जाए। एन इंटीजर एन इज कंपोजिट इफ एंड ओनली इफ एन इज ग्रेटर देन 1 एंड एन इज इक्वल टू आर एस फॉर सम इंटीजर आर विद एस and r lying between 1 and n, s lying between 1 and n.
तो हमारे पास प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास डेफिनेशन ये देती है n इज इक्वल टू आर एस। एन जो है हमारा, आर जो है वो एन की इक्वल हो जाए और एस की वैल्यू 1 हो जाए, तो हमें जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो मिला करेगा, प्राइम नंबर जिसको हम कहेंगे। ये सारी की सारी डेफिनेशन उसी पे कंस्ट्रक्शन की गई है जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। तो यहाँ तो अपने टेबल पे आते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू एन हो जाए। ठीक है, और वो कब होगा, जब r की जगह n आ जाए और s की जगह 1 आ जाए। या फिर वो हमारे पास दूसरी सूरत में क्या है कि वन जो है वो सब पे जो है वो टेबल में आता है या सब पे डिविजिबल होता है, तो उस नंबर को भी हम उसका प्राइम नंबर बोलते हैं। इन दो ही जो है उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, दो टेबल पे है वो, तो इसलिए एस की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 सेलेक्ट की है। और बाकी रिमेनिंग जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते उसको हम जो है कंपोजिट नंबर का नाम देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। राइट द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 कंपोजिट नंबर, ये हमें कहा गया है, यहाँ पे लिख के बताएं। प्रूविंग एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट को हम जो है कैसे हम उसको प्रूव क्या करेंगे। जो हमने जैसे कि पहले पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट होती थी। और ये उस सूरत में ट्रू होगी अगर हमारे पास ये क्यू ऑफ एक्स जो है वो ट्रू हो जाएगा फॉर एटलीस्ट 1 एक्स इन डी। क्योंकि यहाँ पे देर एग्जिस्ट की बात हो रही है तो कम से कम एक वैल्यू को, इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करना जरूरी है। तो इसके अलावा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे 1 जो है हमारे पास वो बात से ही साबित होनी जरूरी होती है। both these methods are called constructive proofs of existence. The logical principle underlying such a proof is called existential generalization। और इस तरह का जो हम मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं कि उसकी बात की जा रही है, उसको हम एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन भी नाम देते हैं। अब इसी तरह की हमारे पास एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रूफ देके हमारे पास जो है गिवन इंटीजर्स हैं n that can be written in two way as a sum of two prime numbers। और हमने यहाँ पे वही बात, या तो हमने जो है इसको प्रूव कर देना है या फिर हमने कोई काउंटर एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, तो हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। हमने n को यहाँ पे जो है इवन इंटीजर n जो है वो 10 ले लिया, और 10 को हम देख सकते हैं अगर 5 और 5 भी हम लिखें और 3 प्लस 7 लिखें तो ये हमारे पास देखें ये भी 10 वैल्यू दे रहा है और ये भी 10 वैल्यू दे रहा है। हमारे पास 3, 5 और 7 ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। मतलब टू वेज ऐसे हमने बता दिए जिनको हम जो है वो प्राइम नंबर्स की मदद से ये एक इवन इंटीजर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये कहा गया है कि suppose that r and s are integers, prove there exists an integer k such that follow this फॉर्म। अगर हम जो है इसको 2 को डिवाइड करें इस साइड पे तो हमारे पास k की इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हमारा मकसद क्या है, पर्पस बेसिकली हमारा क्या है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हम करेंगे। हमने क्या किया, देन k इज एन इंटीजर बिकॉज इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, सम है और प्रोडक्ट है इंटीजर्स की। हमने भी पढ़ा है कि हम इंटीजर्स का सम ले लें या प्रोडक्ट ले लें तो वो दोबारा हमारे पास एक इंटीजर ही आता है। तो इस सूरत हाल में अगर हम देखें यहाँ से 2 कॉमन लेके उसकी कैंसिलेशन कर रहे हैं तो वो चीज इसके इक्वल आ रही है। तो हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर नेमली के सच दैट 22r प्लस 18s इज इक्वल टू 2k। कि हमारे पास यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है ये भी इंटीजर्स ही है और ये भी इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है, फिर सम जो है वो भी इंटीजर्स का है। तो इसका मतलब ये हमारे पास के की जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर ही बनेगी। तो यहाँ पे हमने यही शो करना था देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के, वहाँ वाकई ही एग्जिस्ट करता है विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा। सिमिलरली डिस्प्रूविंग यूनिवर्सल स्टेटमेंट बाय काउंटर एग्जांपल। अब हम उसकी तरफ आते हैं कि हमारे पास जो है हमने यहाँ पे अभी देखे एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट को देखा था। एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट में हमने एक ही चीज को जो है वो लेके चलना होता है, देयर एग्जिस्ट, हमने एटलीस्ट की बात करनी होती है। तो जब हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट में आते हैं तो कभी वो बात ट्रू होती है और कभी नहीं ट्रू होती, तो हम हर चीज को निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज निकाल देते हैं जो कि उस चीज को प्रूव ना कर रही हो या उसकी कंट्राडिक्शन में आ रही हो। जैसे फॉर ऑल एक्स इन डी
इफ पी ऑफ एक्स देन क्यू ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। इसका अगर हम जो है नेगेशन लिखेंगे वो कैसे होगी, फॉर ऑल की जगह आ जाएगी देयर एग्जिस्ट एक्स एंड डी सच दैट पी ऑफ एक्स एंड नॉट क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स हमारा ट्रू नहीं होगा फिर इस सूरत में। और वो क्यू ऑफ एक्स क्या है, हमारी काउंटर एग्जाम्पल हुआ करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल, disprove the following statement by finding a counter example are for all real numbers a and b if a square is equals to b square then a is equals to b। हमने इसको क्या करना है, डिस्प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट है। हमने a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू -1 ली। हमें पता है कि इन दोनों का 1 का भी स्क्वायर 1 है और -1 का भी स्क्वायर 1 है, तो दोनों ये वाली बात, तो p ऑफ x हमारा ट्रू हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स को जो है वो नॉट ट्रू करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये एक दोनों के एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमने ये देखिए काउंटर एग्जांपल एक ले ली, जिसकी हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि हमें ये एक नंबर ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ये बात ट्रू नहीं है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉर ऑल की। जब फॉर ऑल की बात की जाती है यूनिवर्सल की स्टेटमेंट की, तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में हर चीज का ट्रू होना जरूरी होता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक ऐसी एग्जाम्पल मिल रही है जो कि ट्रू नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है काउंटर एग्जाम्पल है जो इसको डिस्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट वी है प्रूविंग यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अगर हमने प्रूव करना हो यूनिवर्सल स्टेटमेंट को, तो फिर हम उनको किस मेथड से प्रूव किया करेंगे। अगेन हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाती है, फॉर ऑल एक्स एंड डी पी ऑफ एक्स देन क्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स है तो क्यू ऑफ एक्स फिर ट्रू होगा। और हम इसको जो है यूनिवर्सल स्टेटमेंट को जब हम प्रूव करते हैं तो उसको मेथड ऑफ एग्जॉस्शन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास देखें, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, इफ n इज इवन 4 is less than equal to n is less than equal to 26, then n can be written as the sum of two prime numbers। हमने n कहाँ से लेना है, 4 से 26 तक लेना है। और हमने इनके जो नंबर्स हैं इनको सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स जो है उनके सम के तौर पर लिखना है। लाइक हमारे पास जो है 4, 4 जो है उसको हम लेंगे 2 + 2, फिर हम लेंगे 6 और इसको लेंगे। और यहाँ उसने देखिए n इज इवन कहा हुआ है, हमने इवन नंबर सिर्फ लेने हैं, 5 नहीं लेना, यहाँ पे 7 नहीं लेना और 9 नहीं लेना, सिर्फ इवन नंबर लेने, 4 6 8 10 इस तरह से। तो 4 को हमने देखें तो दो जो है प्राइम नंबर्स उनकी हेल्प से प्लस करके लिख दिया, 6 को भी ऐसे लिख दिया, 8 को भी लिख दिया, 10 को भी, 12 को भी, 26 तक, ऐसे सारे हमने नंबर्स को जो है वो प्राइम नंबर के सम के तौर पर लिख दिया। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया फॉर ऑल के लिए। तो ऐसी स्टेटमेंट भी होती है हमारी जो ट्रू होती हैं, तो वो जो ट्रू होती हैं और उनको हम जब कंप्लीटली ऐसे जो है रिटर्न लिखते हैं, हर एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, तो वो हमारा मेथड ऑफ एग्जॉस्शन कहलाता है। To show that every element of a set satisfies a certain property, suppose x is a particular but arbitrarily chosen element of the set, show that x satisfies the property। हमने किसी पार्टिकुलर की बात करनी हो या आर्बिट्रेरी की बात करनी हो, तो हमने शो करवाना होता है कि वो x जो हम ले रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी गिवन प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई कर रहा है। जनरलाइजेशन फ्रॉम द जेनेरिक पार्टिकुलर, लाइक हमारे स्टेप्स क्या होंगे, पिक अ नंबर। ठीक है, हम एक नंबर लिया x है और फिर कहेगा ऐड 5, उसमें हमने 5 ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 4, हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया रिलेशन को, सब्ट्रैक्ट 6, अब उसमें से 4 जो है ये जो आंसर आ रहा है उसमें से 4 जो है वो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको डिवाइड करें 2 पे, तो रिलेशन ये हमारा बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको हम ट्वाइस जो है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। अब ये हमारे पास देखें जो एक रिलेशन बन गया है, द एक्स इन द टेबल अबव इज अनदर वे टू होल्डिंग अ प्लेस फॉर द मेथड ऑफ person picked if it is particular but it is an arbitrary chosen or generic। मीन टू से हम यहाँ पे x की जगह कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो इस रिलेशन को फुलफिल कर रही हो, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर दिया है जिसको जेनेरिक सिलेक्शन या चूजन भी कहा जाता है, तो ये हमारा जो है किसी कंडीशन के रिगार्डलेस है। तो ऐसे जब हम आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं तो उसको हम जेनेरिक चूजन का नाम भी देते हैं कि हमने आर्बिट्रेरीली उसको लेना होता है। मेथड ऑफ डायरेक्ट प्रूफ क्या है,
express the statement to be proved in the form for every x belongs to d if q of x then q of x। तो इसमें हमने क्या करना है, डायरेक्ट हमने प्रूव कर देना फॉर एवरी, जैसे भी हमने ये वाली एग्जांपल की है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है उसको प्रूव किया है। ये देखिए इसमें फॉर ऑल के लिए हमने किया, सारे एलिमेंट्स प्रूव करके दिखाए हैं। तो हम यहाँ पे जब सारों के लिए प्रूव कर देंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, स्टार्ट द प्रूफ बाय सपोजिंग एक्स इज अ पार्टिकुलर एंड आर्बिट्रेरी चूजर एलिमेंट ऑफ डी फॉर व्हिच द हाइपोथेसिस पी ऑफ एक्स इज ट्रू, then show that the conclusion q of x is true by definition, previously established results and the rules of logical inferences। तो हम p of x को सपोज कर लिया करेंगे कि ये ट्रू है और q of x यानी कंक्लूजन को प्रूव करके दिखाया करेंगे। किस तरह से, प्रीवियस रिजल्ट्स की मदद से, लॉजिकल इन्फ्रेंसेस की मदद से और गिवन डेफिनेशन और रिलेशंस की मदद से। डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अ थ्योरम, थ्योरम अगर हमें कोई दिया जाता है उसको हमने कैसे प्रूव करना होता है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू इवन इंटीजर इज इवन। अगर इस तरह से हमारे पास कोई जो है वो प्रूफ आ जाता है तो हम उसको जो है किस फॉर्म में लेते हैं कि उसको हम पहले तो हम उसकी कंस्ट्रक्शन करके इस तरह से देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स की मदद से हमको चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ये ऐसे नंबर लेने हैं, सम ऑफ एनी टू इवन इंटीजर इज इंटीजर। तो हमें पता है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है सबसे स्टार्ट में कि किसी भी इवन नंबर को डिफाइन करना हो तो क्या करते हैं, हम उसको टू की फॉर्म में लिखते हैं। हमने एक इवन इंटीजर लिया टू आर, दूसरा इवन इंटीजर लिया टू एस। हमने अब इसको शो करवाना है, इन दोनों का सम जो है वो भी हमारे पास एक इवन नंबर ही आएगा। तो आप इसको प्लस करके देखो, टू कॉमन निकालो तो ये दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर का सम जो है वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। और जब ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली ये इंटीजर क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर। तो बस ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसका छोटा सा प्रूफ हमारे पास दिया हुआ है, हमें कोई लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बस जो है प्रूफ लेने हैं, दो नंबर्स लेने हैं और नंबर्स की मदद से इनको यहाँ से ये देखें लेट टू आर और टू एस, दो नंबर लेके और उनकी मदद से इसको जो है वो प्रूफ कर देना है कि यहाँ से ये हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक दैट सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। तो वो टू से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें इवन इंटीजर ही आंसर दे रहा होगा। तो ये छोटा सा प्रूफ, ये सारी बाकी उसने लॉजिक्स और सारी चीजें जो है वो समझाने के लिए बताई हैं, इसका कोई लंबा चौड़ा प्रूफ आप नहीं लिखोगे। सिमिलरली फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन क्या है, फॉर ऑल इंटीजर्स m and n if m and n आर इवन देन m प्लस n इज इवन। तो हमें इसकी जो फॉर्मल फॉर्म है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, m और n की फॉर्म में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखें, इनको शो करने के लिए कि m प्लस n जो है वो इवन इंटीजर है। होल्ड अ मिनट, ओके, हाँ जी, इसको शो करने के लिए कि ये इवन इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, हम जो है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेनियस का जो है वो लेंगे, उसका सहारा लेते हुए इसको प्रूव करेंगे। इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज assumed or has been reduced then it can be given a name as long as the name is not currently being used to refer the something else in the same discussion। ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटेशन क्या होता है कि हमारे पास जो चीज आ रही होती है हमने उसको कोई एक नया नाम देना होता है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, m प्लस n है तो इसको हमने एक नया नाम r दे दिया और r वो नाम है जो हमने पहले कहीं पे यूज ना किया हो। इस तरह का जो हमने लाजमी तौर पे नाम देना पड़ता है उसको, उसके बारे में ये हमें बता रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, अगर हमने देखो वही बात को इसको प्रूव करना है तो कैसे करना है, m को 2r के इक्वल रखना है, n को 2s के इक्वल रखना है। क्यों 2r के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये भी हमने एक इवन इंटीजर लिया और ये भी एक हमने इवन इंटीजर लिया, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किए हुए हैं ये नंबर। और r और s हैं वो आर्बिट्ररी हैं, इनकी जगह आप p और q भी ले सकते हो लेकिन m एंड n नहीं ले सकते क्योंकि m और n आप पहले ही सिलेक्ट कर। ठीक है, अब हमारा गोल क्या है, इनको इंटीजर्स प्रूफ करना और इवन प्रूफ करना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, टू फिर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इसको आउटसाइड लिखा तो वो हमारे पास जो है वो टू हो गए बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये चीज टू हो जाती है। तो अगेन इतना लंबा चौड़ा हम उसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसके जो है टू लाइंस पे प्रूफ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल इस चीज को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, आर प्लस एस को एक नया नाम जो है वो टी दे रहा है। टी क्यों दे रहा है, ताकि क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास कौन सा नंबर बन रहा है, एक इवन नंबर ही बन रहा है और दो इवन इंटीजर हैं उनका सम हमारे पास फिर एक इवन इंटीजर ही है।
और ये हाँ एम और एन क्या है, ये भी इवन इंटीजर्स है। तो जरूरी नहीं, हम जब कोई भी नंबर डिफाइन करेंगे ना, एम हमने कोई नंबर डिफाइन किया, उसको इवन लेना है तो हमें उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाता है एम इज इवन इंटीजर, तो एम जो है वो एम ही लिखा जाएगा, वो इस टू आर यानी कि इस इवन इंटीजर का नाम है। हम इसको 2m नहीं लिख दिया करेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर कर ले अपने माइंड में कि इस m को हमने 2m नहीं लिख दिया करना। ये एक इवन इंटीजर है जिसका नाम m है। इसी तरह 2s हमारे पास एक इवन इंटीजर है जिसका नाम क्या है, n है। तो m प्लस n ये इवन इंटीजर और ये भी एक इवन इंटीजर का नाम है, और इनको प्लस करेंगे तो आ सकते हैं हमारे पास एक इवन इंटीजर 2t ही आएगा। ओके, आइडेंटिफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड कंक्लूजन टू बी शोन, कैसे हम जो है कहेंगे कि कहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, प्रूफ पर कहाँ हमने इसको लेके चलना है। फॉर एवरी ग्राफ जी, if G is complete by partite, then G is connected। ये ग्राफ से रेलिवेंट है, ये एग्जांपल जब हम लोग 4.9 वाला करेंगे ना, उससे रेलिवेंट है, तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे बाई पार्टाइट जो ग्राफ है उसके बारे में बताते हुए जो है वो मेन हम टॉपिक से बिल्कुल हट जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स है proof की मदद से, ये वही इवन इंटीजर्स वाली है, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज भी बिल्कुल वैसे ही है कि हमने स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ताकि क्वेश्चन नंबर 5 देखें, देयर आर इंटीजर m and n such that m is greater than 1, m is greater than 1, 1 plus m plus 1 over n is an integer। इसको हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आप देख सकते हो हमारे पास जो है किस तरह से उसने इसको प्रूव किया है। लेट m एंड n इज इक्वल टू 2, हमने इसको 2 ले लिया, 2 की इक्वल ले लिया, क्यों, क्योंकि हमने जो है वो क्या लेना है, m भी ग्रेटर देन 1 लेना है और n भी ग्रेटर देन 1 लेना है। तो दोनों को हमने एक नंबर 2 वैल्यू दे दी, और इनको जो है वो दो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, m 1 से बड़ा है, n भी 1 से बड़ा है। अब उसको इसमें वैल्यू में पुट करके देखेंगे तो हमारे पास जो है वो एक आंसर आ रहा है, डेट इज आल्सो एन इंटीजर। तो हमारे पास एक इंटीजर ही आ रहा है। तो हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पे काउंटर एग्जाम्पल एक हमने उसको दे दी है कि ये देखिए इस काउंटर एग्जाम्पल के लिए ये बात ट्रू है, तो सारी चीज के लिए ये बात ट्रू है। तो इस तरह से हम जो है इस हर चीज के लिए नहीं इसको करेंगे, हमने एक एग्जाम्पल दे दी, हमने उसके लिए इसको प्रूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वर्डिंग देखिए देयर आर लिखी हुई है, फॉर ऑल नहीं लिखी। देयर आर का मतलब है कम से कम आप एक चीज जो है इस तरह की दोगे, या एक एग्जाम्पल इस तरह की दोगे। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही आगे चलें, यहाँ पे अगर थ्योरम दिया हुआ है कि ऑड इंटीजर जो है उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो भी ऑड इंटीजर ही आंसर आता है। और हमें पता है ऑड इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं, 2k+1 की फॉर्म में लिखते हैं, और दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद उसकी सब्स्टिट्यूशन करके स्क्वायर ओपन किए, तो हमें पता है कि आंसर जो हमारे पास आ रहा है, ये देखिए ये 2 है, और ये क्या है अगेन के है हमारे पास, और प्लस और 1 है, तो अगेन हमारे पास 2k+1 वाली फॉर्म आ रही है। जिसका मतलब क्या है, ये अगेन स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक ऑड इंटीजर है। इसी तरह से यहाँ पे हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे किस तरह से कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, और कब इक्वल होगा और कब नहीं। फाइंड वेदर द प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, ट्रू फॉर नो इंटीजर्स, और ट्रू फॉर सम इंटीजर्स। अगर ट्रू है तो किन इंटीजर्स के लिए, और अगर ट्रू नहीं है तो किन इंटीजर्स के लिए ट्रू नहीं है। लाइक इसी तरह से हम इसके क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू बताई हुई है, वो नंबर्स ढूंढ के दे दिए हैं जिसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है, और जिनके लिए ये प्रॉपर्टी, जिन वैल्यूज के लिए 1 और 1 के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो भी एक नंबर वो बता दिए जिसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, और एक वो हमने नंबर्स ले लिए जिनके लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। छोटे छोटे सिंपल सिंपल से एक एक लाइन के प्रूफ में, बस मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझने की जरूरत है, वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है। ओके, अब हम 4.2 में ये देखेंगे कि डायरेक्ट प्रूफ या काउंटर एग्जांपल जो है उसको हम राइटिंग एडवाइस क्या है, या उसको लिखेंगे किस तरह से। डायरेक्शन फॉर राइटिंग प्रूफ्स ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट है हमने उनके प्रूफ्स राइट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉपी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम टू बी प्रूव्ड ऑन योर पेपर। पहला स्टेप हमारा ये होगा। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्लियरली मार्क द बिगनिंग
ऑफ योर प्रूफ विद द वर्ड प्रूफ, हम फिर उसका प्रूफ लिखा करेंगे। मेक योर प्रूफ सेल्फ कंटेन्ड, और अपने प्रूफ को अपने तौर पे आप देखोगे कि अपने लिहाज से उसको आप प्रूफ किया करोगे। राइट योर प्रूफ इन कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस उसमें होने चाहिए, जो लॉजिक लाज यूज कर रहे हो वो साथ के साथ इस तरह लिखे होने चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे एडवाइस दी गई हैं कि इस तरह से जो है वो इनको क्लियर करना है। इक्वल का साइन इक्वल ही होना चाहिए, और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं, ब्रैकेट और ये सारा कुछ के आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से फैक्टराइज कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या कॉमन ले रहे हो, वो चीजें आपने यहाँ पे साथ के साथ स्टेप्स लिखते जाना है। कीप योर रीडर इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ ईच स्टेटमेंट इन योर प्रूफ, हर स्टेप पे बताएं कि आपने क्या काम किया है, ताकि पढ़ने वाले को इजीली समझ आए। और अगर कहीं पे आपको रीजन या लॉजिक या कोई थ्योरम यूज करना पड़ रहा है तो उसको भी क्लियरली मेंशन करें, जैसे कि हाइपोथेसिस ला या कम्यूटेटिव ला, कोई भी ला जो भी आप यूज कर रहे हो उसको करोगे। डिस्प्ले इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, अगर हमारे पास इक्वेशन या इनइक्वालिटीज आ रही है उनको क्लियरली लिखिए, ना हो कि इक्वालिटी को इक्वेशंस को आप इनइक्वालिटी को में और इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में आप लिख दें। तो इस तरह की ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी होती है वो यहाँ पे बताई हुई है। कि हम जैसे उसने कहा है दिस इज ट्रू बिकॉज m इज इक्वल टू 14 एंड n इज इक्वल टू 6 विच आर बोथ इवन, देन m प्लस n इज इक्वल टू 20 विच इज आल्सो इवन। अगर हम ये ले रहे हैं, हमने अब यहाँ पे क्या किया, m प्लस n इज इवन इज ट्रू फॉर n इज m इज इक्वल टू 14 है n इज इक्वल टू 6। अगर हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्जाम्पल की मदद से हम इस प्रूफ को जो है वो दे रहे हैं, आर्गुइंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल नहीं है, हम से ही बहस कर रहे हैं वर्डिंग में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपको इस तरह की एक एग्जाम्पल कोट ना करोगे तो आपको कोई जो है वो क्लियर नहीं आपका बनेगा। यूजिंग द सेम लेटर टू मीन टू डिफरेंट थिंग्स, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप दो लेटर्स को सेम लेटर्स को डिफरेंट नाम दे दें। जैसे यहाँ पे 2k+1 को m नाम दिया हुआ है और 2k+1 को n नाम दिया हुआ है। मैथ्स में एक क्राइम समझा जाता है कि आप दो नंबर्स को जो है सेम नाम दे दो, तो इसलिए इनको डिफरेंट नाम देने चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर ये सेम चीज है, यही सेम है, तो हम इसको m देंगे, तो यहाँ 2k+ या तो 2 होगा या 3 होगा या 2k होगा, कुछ और नंबर होगा जिसको हम n नाम दे सकते हैं। सेम नंबर को हम n नाम नहीं दे सकते क्योंकि इसका ऑलरेडी नाम जो है वो सेट कर लिया गया है। जंपिंग टू अ कंक्लूजन, बगैर लॉजिक्स और प्रूफ दिए हुए और उसकी लॉजिकल फॉर्म यूज किए डायरेक्ट जो है आप कंक्लूजन की तरफ नहीं जाओगे। सारी डिटेल लिखने के बाद आप कंक्लूजन को सिलेक्ट करोगे। अज्यूमिंग व्हाट इज टू बी प्रूव, वो चीज हमें लिखनी है कि हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं। और कंफ्यूजन बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज स्टिल टू बी शोन, सबसे पहले आपने जो है वो चीज लिख लिया करनी है जो चीज आपको गिवन होगी। जब आप गिवन लिख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या प्रूव करने जाना, और वो भी अगर आप लिख लोगे गिवन के नीचे तो बहुत ही अच्छा है कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको मालूम क्या है और आपने प्रूफ क्या करना है, तो आपको फिर अपनी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लें कि हमें ये जो है वो वैल्यूज दी हुई हैं, वो गिवन हमने लिख दी है, और वैल्यू जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हमने यहाँ पे देखना है कि इंटीजर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जो है वो इसके इक्वल आ रही है, वो हमने प्रूव करना है। यूज ऑफ एनी व्हेन द करेक्ट वर्ड इज सम, और वर्डिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट की। और इसी तरह से हम जो है वो मिस यूज कर जाते हैं इफ के वर्ड को। अगर हमारे पास कोई कंडीशनल बात हम करने जा रहे हैं तो इफ का वर्ड वहां पे लिखना बहुत जरूरी है। जैसे हम लिखते हैं इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे लिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशन के लिए। अगर वो नहीं लिखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई 1/m और 1/n वाली, लाइक दिस वन, अगर ये कंडीशन ना लिखी जाती इफ के साथ, अगर m इज ग्रेटर देन 1 और n इज ग्रेटर देन 1, तो हम कोई भी नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, तो वो बात जो है वो क्लियर नहीं होनी थी, वो हमारे जो है इसको चेंज भी कर सकती थी इस प्रूफ को। इसलिए इफ ये कंडीशंस हमारी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इफ के साथ लिखी जाती हैं या सच स्टैट के साथ लिखी जाती हैं। ऑन इंटीजर माइनस एन इवन इंटीजर, जब ऑड इंटीजर को इवन इंटीजर में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये उसको जो है लिखने का तरीका बताया हुआ है। हम फॉर एवरी odd integer a and every even integer b the difference a minus b is odd,
हमारे पास क्या है, ये ऑड इंटीजर है, लाइक 3 है। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1, जो कि हमारे पास क्या है, ऑड इंटीजर है। इसी तरह से फॉर एवरी को हम इफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अभी जो इफ की बात हो रही है वो ये वाली बात हो रही है कि इफ ए इज एनी ऑड इंटीजर एंड बी इज एनी इंटीजर देन ए माइनस बी इज ऑड। तो यहाँ से हम इफ की फॉर्म में भी इसको क्लियर कर सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर एंड एनी वन इंटीजर इज ऑड। अब इसका यहाँ पे देखिए स्टेप वाइज जो है वो प्रूफ दिया हुआ है और स्टेप वाइज सारी चीजें क्लियर की हैं। और ये बिल्कुल वही चीज है जैसे हम ऊपर जो है वो इवन इंटीजर्स का करके आए हैं, बिल्कुल ये ऑड इंटीजर का वैसा सेम प्रूफ है। आइडेंटिफाइंग अ मिस्टेक इन अ प्रपोज प्रूफ, अगर आपको कोई प्रपोज प्रूफ दिया है और उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको हम कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग प्रूफ। इफ n इज एनी इवन इंटीजर देन n माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो उसने कंडीशन नहीं दी हुई। कंडीशन देखो, अगर ये n हमारे पास क्या होगा, 2 होगा तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये 3 होगा तो इसका आंसर के साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसने क्या नहीं दी, हमें कंडीशन नहीं दी कि हमारे पास जो है वो n पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे उसको बताना है कि हमारे पास क्या है, एन क्या होना चाहिए, एन इज इवन। यहाँ पे यहाँ कंडीशन लिखनी जरूरी है, ठीक है। इफ एन इज एनी इवन इंटीजर, यहाँ पे उसने स्टार्ट में लिख दिया है, वेल एंड गुड। अगर आप वहाँ स्टार्ट में नहीं लिखे तो उसको यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, इसमें अब देखो प्रूफ में क्या उसने जो है वो मिस्टेक की है वो हमें बताना है। बाय डेफिनेशन ऑफ इवन इंटीजर एन इज इक्वल टू 2a फॉर सम ए। अब इस सारे स्टेप्स को देखें और उसने क्या कहा है, दिस प्रूफ इनकरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन इन लाइन 5। यहाँ से वो डायरेक्ट जो है इसके बाद क्या कर दिया उसने, 5 से आगे जंप कर दिया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद जंप कर दिया। उसने ये नहीं बताया कि किसी नॉन जीरो रियल नंबर जो पॉजिटिव है, और उसके बाद ये भी नहीं बताया कि -1 की वैल्यू ए जो है वो 1 के इक्वल है। ये -1 ए की वैल्यू ये 1 के इक्वल तो नहीं हो सकती ना। 1 के इक्वल किसकी वजह से है, इस केयर की वजह से ही है। तो हमें इसको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। पहले 2 को अंदर लेके आना है और ए को आउटसाइड लेके आना है। तो फिर जब -1 की वैल्यू 2 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 की पावर ए हो जाएगी, ठीक है। और वो स्टेप इसने छोड़ दिया। तो ये वाली बात वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे जो है जंप नहीं करोगे। शोइंग दैट एन एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो हमने कैसे लिखना है, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज प्राइम। इस स्टेटमेंट को उसने कहा है कि शो करके दिखाएं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज नॉट प्राइम। ये हमारे पास जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि ये हमारे पास नॉट प्राइम है। अब क्लेम क्या है, द स्टेटमेंट देयर इज पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस इज प्राइम इज फॉल्स। ये फॉल्स कैसे है, फॉल्स किस तरह से है, इसको प्रूव करने के लिए हम जो है वो इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। फैक्टर्स की मदद से हम देखें कि सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। सोल्यूशन आएगा n प्लस 1 और n प्लस 2, ये दो इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। और हमें जो है वैल्यू पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होते हैं। तो हमारा ये रिलेशन या तो 1 से बड़ा होगा और ये भी 1 से ग्रेटर होगा। और अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ग्रेटर देन 1। मतलब ये जो है ये किस क्या है, प्रोडक्ट है इसकी, इन दोनों इंटीजर की। ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। तो ये प्रोडक्ट किसकी है, इन टू इंटीजर्स की, जो दोनों क्या है 1 से बड़े हैं। तो इसका जो है ग्रेटर देन 1 है। सो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज नॉट प्राइम। तो ये जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर हो। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 2 भी तो आ सकता है ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 4 भी तो आ सकता है। हमें n की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है। जब हम n की वैल्यू को स्पेसिफिक पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ उसको बताया कि ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और लॉजिक उसकी क्या है कि ये हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं दे रही, वो फुलफिल नहीं कर रही। कंजक्शन प्रूफ एंड डिसप्रूफ, अगर हमने जो है वो प्रूफ करना है या डिसप्रूफ करना है चीजों को तो वो कैसे करना है। मोर देन 350 years ago the French mathematicians Fermat जो है उसने क्लेम किया, it is impossible to find positive integer x and y and z with n x power n y power n plus is equals to z power n if n is an integer that is at least 3 for n is equals to 2 the equation may have integer solutions such as
एंड द सोल्यूशन इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास अगर हम देखें वैल्यू, वो हमारी इक्वलिटी नहीं आती। तो वो उसने ये क्लेम किया था कि हम इनको जो है वो डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते इन चीज को। तो हमने इसका क्लेम क्या लिखा था अपने बुक में, along with the comment I have discovered a truly remarkable proof of this theorem which is with this margin is too small to contain। बहुत स्मॉल मार्जिन के साथ हम इसको जो है वो प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रूफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। फर्दर इस पर कोई डिस्कशन नहीं की गई इससे रेलिवेंट, और इसको जो है इस आर्टिकल को आधा अधूरा ही छोड़ा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई बुक में इसमें कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये इतना ही इससे रेलिवेंट यहाँ पे ऐड है। ओके, एक्सरसाइज 4.2 सेम बिल्कुल जैसे 4.1 की एक्सरसाइज थी उसी तरह की एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चन इसके गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको कोई चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। लाइक हमारे पास है okay, if k is any odd integer and m is any even integer then k square plus m square is odd। तो आपने इस चीज को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देखो 6 को इसको प्रूव करने के लिए जो है हम नंबर्स लेंगे और नंबर्स के जरिए फिर इनको प्रूव कर देंगे। अगर हमारे पास जो है के स्क्वायर और एम स्क्वायर दोनों है वो क्या है, ओड है। सपोज दैट k is an odd integer, m is an even integer। ओके, अब उसने क्या कहा था कि यहाँ पे k is an odd integer and m is an even, तो हमने m को इवन नंबर लेना है और m को हमने क्या 2b की फॉर्म में लिख दिया और k को हमने 2a+1 की फॉर्म में जो है वो मेंशन कर दिया। हमने एक इवन इंटीजर लेना है और एक ऑड इंटीजर। के ऑड इंटीजर लेंगे तो उसको 2k+1, यहाँ आप देखिए हम k नहीं लिख सकते क्योंकि k ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए हमने 2a+1 वाली फॉर्म में लिखा है। और इसी तरह हमने m को इवन इंटीजर लिखना है तो हमने उसको 2b वाली फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर लेके प्लस करके देखिए कि आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा क्या आंसर आ रहा है। अगर आप देखो इसको, आप जो है इस चीज को k का नाम दे दो तो आपके पास वो डेफिनेशन क्लियर हो जाती है 2k+1 वाली, जो कि आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ आपका जो है वो एक इवन इंटीजर है, सॉरी इवन नहीं ऑड इंटीजर आंसर आ रहा है। इसी तरह से आपने छोटे छोटे प्रूफ जो है उनको क्लियर करना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स एंड गिवन आइडेंटिटीज जो आपको दी गई हैं। सच एज कोई बड़ी इसमें हर्डल नहीं है। कोई और थ्योरम है तो उसके यहाँ पे प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ भी दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। Okay, अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो सो यू मे आस्क ऑन मी एनी टाइम। और यहाँ पे ये देखिए 38 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट a+b = स्क्वायर रूट a+स्क्वायर रूट b। 38 क्वेश्चन को हम डिस्कस करके देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से जो है वो प्रूफ किया हुआ है। I guess 38 is not given in the solutions here. So you may select the values from here for all non negative real number। तो कोई भी आप यहाँ पे जो है फॉर ऑल के लिए आप यहाँ पे नंबर जो है वो पुट करके इसको सोल्यूशन को चेक कर सकते हो और उन नंबर्स के जरिए को आप जो है वो देख सकते हो। इससे पहले अगर यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन जो है वो प्रूफ भी किया हुआ है या कोई थ्योरम गिवन है इस यहाँ पे ही, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, या प्रीवियस कोई ऐसा रिलेशन आपको तो समझ में आया है तो वो भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप पहले इसके डायरेक्ट प्रूफ करके उनके जरिए आप बता सकते हो कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, सेम केस जो हमने ऊपर किया है वही सेम केस हम कर रहे हैं रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर हमारे पास ए ओवर बी की फॉर्म में होते हैं। कंडीशन क्या है, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और पहले तो हमने चेक करना है क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। और सिमिलरली फिर जीरो प्रोडक्ट अगर हमारे पास जो है वो आ जाएगी। इफ नाइदर ऑफ टू रियल नंबर इज जीरो देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो नॉट जीरो। दो नंबर की प्रोडक्ट अगर जीरो है तो लाजमी तौर पर उनमें से कोई एक नंबर जो है वो जीरो है। मोर ऑन जनरलाइजिंग फ्रॉम जेनेरिक पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक नंबर से हम उसको जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर पे ले जा सकती है। लाइक मैंने आपको ये क्लास में भी बताया था, कोई भी हमारे पास इंटीजर है तो हम उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के बाद।
ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज क्या है, उसको किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने का मेथड बताया है। ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी ये है रैशनल नंबर की कि उनका सम जो है रैशनल नंबर का एक रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसका प्रूफ भी ये गिवन है। इसी तरह से ड्राइविंग न्यू मैथमेटिक्स फ्रॉम ओल्ड, में जो है वो पुराने बातों से नई बातें जो है वो कैसे निकालनी है। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ अबव लिस्टेड, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो डिस्कस करवाई हुई है सारी क्लास में 4, 5, 6, 7। और इनकी हेल्प से आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये स्टेटमेंट जो है या ये हमारे पास जो थ्योरम है इसको प्रूव करोगे। डबल ऑफ अ रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर को अगर हम डबल करते हैं तो वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही बनता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4.5, सॉरी 4.4, डिविजिबिलिटी से रेलिवेंट है। डिविजिबिलिटी क्या होती है जी, नंबर थ्योरी में हम किसी नंबर को दूसरे नंबर पे कैसे डिवाइड करते हैं और उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। n इज डिविजिबल बाय d, अगर n जो है वो d पे डिविजिबल है तो एंड ओनली n इक्वल्स टू d टाइम्स सम इंटीजर्स। जैसे कि हमें पता है टेबल और जो मल्टीप्लाई और डिवीजन का जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। हम क्या कहेंगे, अगर n जो है वो d पे डिवाइड होता है तो d क्या है, फैक्टर है n का, या d डिवाइजर है n का, या d डिवाइड्स कर रहा है n को। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, d डिवाइड n इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर से k सच दैट n इज इक्वल टू d के। ठीक है, ये रिमाइंडर वाला थ्योरम जो है उससे ही हमने ये रिलेशन निकाला होता है, डिवाइड द रिमाइंडर थ्योरम जो है। यहाँ से d हमारे पास क्या है, डिवाइड्स कर रहा है, और k हमारे पास जो है वैल्यू जितने टाइम वो डिवाइड करेगा, जितने टाइम वो आता है नंबर। जैसे टेबल में हम कहते हैं 2 3s आर, जो 3s आर हमारे पास है वो k है। ठीक है, तो यहाँ से डिविजिबल नंबर्स हमने इनके फाइंड आउट करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। फैक्टर्स बताने हैं फॉर ऑल इंटीजर्स a and b, when a and b are positive and a divides b then a will be less than equal to b, हमने इस चीज को प्रूव करना है। और ए और बी क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो ए नंबर को क्या होना चाहिए, और हमारे पास लेस और इक्वल होना चाहिए बी नंबर के। तो यहाँ पे हम जो है द ओनली डिवाइजर्स ऑफ वन, वन के डिवाइजर्स कितने हैं, 2 हैं, 1 and -1। इसके अलावा 1 किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। ये एक हमारे पास जो है वो प्रूफ दिया हुआ है, तो इसको आप सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो, थोड़ा सी जो वर्डिंग है उसको एक्सक्लूड करके अननेसेसरी वर्डिंग को। अब बाकी हम चीजें इसमें सारी एक्सप्लेन करेंगे, एम और एन की फॉर्म में इसको लेंगे। एम और एन की फॉर्म में लेने के बाद यहाँ से आप एम और एन को नंबर्स में वो डिफाइन करें, उनको मल्टीप्लाई करें और फिर बता दें कि हमारे पास डिवाइडर है, सिमिलरली -m और m लेके फिर उसके इसको डिस्कस कर ले, एक दफा प्लस वाली वैल्यू, एक दफा माइनस वाली वैल्यू, एक दफा दोनों माइनस की और एक दफा दोनों प्लस की वैल्यू लेके इन केसेस को डिस्कस किया जा सकता है। Divisibility and algebraic expression. If a and b are integers, is 3a plus 3b divisible by 3? तो क्या ये हम जो है इसको 3 पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं डिवाइड कर सकते, हम 3 कॉमन ले लेंगे और 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 3 पे, और a और b इंटीजर्स हैं एंड इट इज अ सम ऑफ 2 इंटीजर्स, और 2 इंटीजर्स का ये सम है। और डेफिनेटली ये भी कोई इंटीजर्स आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 3 के टेबल में चला जाएगा, इसका मतलब है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एसोसिएटेड लॉ की मदद से हम देख सकते हैं 10 km इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 km। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक इवन इंटीजर्स बन जाएगा। ठीक है, एक इंटीजर बन जाएगा। और हमारे पास है जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 के टेबल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और सारा नंबर जो है वो हमारे पास 5 पे डिविजिबल बाई डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 के टेबल में चला जाएगा विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5। ओके, n divides by n, there exists an integer k such that n is equal to dk and d is not equal to 0। अगेन हमारे पास रैशनल नंबर की ही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी जा रही है। चेकिंग नॉन डिविजिबिलिटी, अगर हम जो है ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो हम इसका क्या मतलब है, विच इज नॉट एन इंटीजर, अगर ये कंप्लीट इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो ये हमारे पास एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको यही बात बता रहे हैं कि ये जो है डिविजिबल नहीं है। ए डिवाइडेड बाई बी, हम इस नोटेशन को ऐसे ए डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं। दैन notation A or B stands for the sentence A divides B, which means that there is an integer k such that B is equals to A. K divides both
एंड की, जबकि इसका मतलब क्या है, हमारे पास बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू के, दस वी हैव ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ए और बी इफ एंड ओनली इफ बी इज डिविजिबल बाई ए इज एन इंटीजर। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि हम इस फॉर्म में नहीं, इसको डिवाइड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम ये 8 ले रहे हैं, इसको कंपोजिशन करके और फिर उसकी एक्सपैंड करके और उसको 4 पे डिवाइड करने, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से इक्वालिटी जो है वो खत्म हो जाती है। हम इस तरह की चीज को जो है वो नॉन डिविजिबिलिटी का नाम देते हैं। प्राइम नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी, an alternative way to define a prime number is to say that an integer n is greater than 1 is prime if and only if its only positive integer divisor are 1 and itself। वही डेफिनेशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि प्राइम नंबर कब होगा, जब उसके जो है पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। और ये सारी की सारी डेफिनेशन क्या है, डिविजिबिलिटी पे लाई कर रही है। प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, prove that all integer abc if a divides b and b divides c then a divides b। ये भी वाला केस है, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a वाला केस है, और इसको यहाँ पे प्रूफ की फॉर्म में भी दिया गया है। For all integer abc, a divides b and b divides c, then a divides c। ट्रांजिटिविटी ऑफ डिविजिबिलिटी का नाम ये इसको दिया जा रहा है, और क्लियर प्रूफ जो उसका यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट लाइंस में, इसको देखिएगा आप। इसी तरह एनी इंटीजर एन इज ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर। कोई भी नंबर 1 से जो है ग्रेटर अगर हमारे पास है तो हम उसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप है वो आर नॉट एस नॉट जो है वो इंटीजर है। यहाँ पे आर नॉट एस नॉट लिखने का कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, सिर्फ इनको प्राइम नंबर्स के लिए ले रहे हैं, इसलिए आर और एस ने लिखा, इनके साथ नॉट लिख दिया है, क्योंकि हम प्राइम नंबर से रेलिवेंट बात कर रहे हैं। और आर कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 1 to n, और एस भी बिटवीन 1 to n लाई कर रहा होगा, और एन हमारे पास है वो ग्रेटर नंबर हुआ करेगा। ठीक, और इससे जो है हम फिर इसका प्रूफ जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल एंड डिविजिबिलिटी, अगेन अगर हमारे पास में डिविजिबिलिटी नहीं हो रही तो हम उसकी कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल दिया करेंगे। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, इफ ए डिवाइड बी, बी डिवाइड ए, देन ए इज इक्वल टू बी, अदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ ट्रू देन गिव आ स्टैंडर्ड प्रूफ विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट एनी कोई स्टेप आप छोड़े बगैर जो है इसका प्रूफ दोगे। अगर नहीं ऐसा पॉसिबल तो फिर आप कोई जो है वो काउंटर एग्जाम्पल इसकी पेश करोगे कि ये यहाँ पे नहीं प्रूव होता। जैसे प्रपोज डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, ए डिवाइड बी, बी डिवाइड ए, देन ए इज इक्वल टू बी। इसकी काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -2। और अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो आपको क्या पता लगता है कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है इन नंबर्स के लिए। जब हम ऐसे दो नंबर्स लेते हैं तो फिर ये एक दूसरे के लिए ट्रू नहीं होती कि ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए। 2 और -2 एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहे हैं, आंसर -1 आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल 2 और -2 है वो इक्वल नहीं है। यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स थ्योरम, यूनिक फैक्टराइजेशन ये है कि हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो करते हैं, उसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। प्राइम फैक्टर्स हमने लेने होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से जो नंबर्स हम लेते हैं तो वो उसके जरिए से जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। जो आप पहले पढ़ते आए हो वही सारी चीज है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बस समझाने के लिए कि हमारे पास इस तरह से प्राइम नंबर्स आया करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो इंटीजर मिल जाया करेगा, और इस तरह से हम इसको यूनिक फैक्टराइजेशन का नाम देंगे। स्टैंडर्ड यूनिक फैक्टराइजेशन की ये फॉर्म दी हुई है। अब यहाँ पे इंटीजर्स दी हैं, उनको कहा हुआ कि इनकी यूनिक फैक्टराइजेशन जो है वो उस फॉर्म में लिखो, और ये पहले हमने इसको ब्रेक कर लिया इस फॉर्म में, यहाँ सीधे से ब्रेक कर लिया इसको, फिर इस फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखो इस स्टेज पे सारे के सारे नंबर आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और यहाँ पे फिर हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है कि जो नंबर जितनी टाइम आ रहा है उसमें उसकी पावर ऐड कर, ये हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसी तरह से यूनिक फैक्टराइजेशन इसकी बनाने को कहा हुआ है। सपोज m इज एन इंटीजर, 10 17 डिवाइडेड बाय m, m की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं, तो हेंस 17 मस्ट अकर एज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ m। 17 हमारा क्या होगा,
कोई एक जो है वो प्राइम नंबर ही होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 वैल्यू उसकी आती है। और 17 को जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो इट्स क्लियर दैट इट इज डिविजिबल बाय 1। और यूनिक फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Likewise, you have सेम एग्जांपल यहाँ पे वही दी हुई है जैसी आपको दी हुई है। इस तरह से जो जनरलाइजेशन फॉर्म है वो आप इसकी स्किप कर सकते हो। लाइक ये जनरलाइजेशन फॉर्म वाला काम आप नहीं करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले इनके पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ हाँ जी, डायरेक्ट प्रूफ एंड काउंटर एग्जांपल, डिवीजन इनटू केसेस एंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम। जो हमारे पास है इससे पहला हमने पढ़ा था वो डिविजिबिलिटी थी, कंप्लीट डिविजिबिलिटी थी। अब हम रिमाइंडर पे आ गए हैं। हमारे पास ये क्वोशिएंट हुआ करेगा और ये क्या होगा, रिमाइंडर की फॉर्म आया करेगी। तो रिमाइंडर को हम आर डी जो था उसके साथ क्या करेंगे, प्लस कर दिया करेंगे रिमाइंडर को। तो फिर हमारा वही नंबर बनता है। जैसे ये देखें 4 2 आर 8, 8 में 3 प्लस करो 11 बन जाएगा। तो हम इस सारी चीज को 4 डिवाइडेड बाई 11 जो है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारे पास आर है और ये डी है। ये जिसको हम डिवाइजर है वो कहते हैं, और ये जितने टाइम उसको डिवाइड कर रहा है। और प्लस 3 ये हमारे पास जो है क्वेश्चन, यानी कि सॉरी रिमाइंडर आ रहा है क्वेश्चन। और इस तरह से आर डी जो हम फॉर्म लिखते थे वो पहले हम पिछले आर्टिकल में कर रहे थे, क्योंकि वो कम्प्लीटली जो है उसपे डिवाइड हो जाता था। लाइक मेरे पास अगर है 4 है और मैंने उसको जो है 12 को डिवाइड करना है 4 पे, तो मैंने 4 आउटसाइड लिखना है और 12 को 3 टाइम डिवाइड कर इसको जो है वो कंप्लीट कर देना। तो मैंने 4 को सॉरी 4 नहीं, मैंने जो है 12 3 3 12 हो गया। ठीक है, तो मैंने जो है 12 को क्या लिखना है, डिवाइड जो क्वोशंट है मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। तो ये क्या है आर, और क्वोशंट को आर से लिखते थे, इसको डी से लिखते थे। तो ये चीज हमारे पास बनती होती थी और पिछले आर्टिकल में। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्लस एक नया नंबर भी आ रहा है जो कि क्या हुआ करेगा, रिमाइंडर। यहाँ जो चीज बचा करेगी उसको हम यहाँ पे लिखा करेंगे। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे रिमाइंडर से रेलिवेंट। बाकी ये चीज सारी वही है जो हम पीछे पढ़ रहे थे, डी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हमारे पास डी और क्यू, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर की फॉर्म है। बाकी सारी चीज ऑलमोस्ट सेम है। डिवाइड और मॉड डिवाइड क्या चीज है, इस फॉर्म में उसने कहा है कि एन डिवाइड बाय डी। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, द इंटीजर क्वोशंट obtained when n is divided by d completely divided by t। और n mod d क्या है, द नॉन नेगेटिव इंटीजर n रिमाइंडर obtained when n is divided by d। जब रिमाइंडर हमारे पास हुआ करेगा तो हम मॉड लिखा करेंगे, और अगर रिमाइंडर हमारे पास नहीं बच रहा तो हम डिवाइड डी आई वी की फॉर्म लिखा करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है मॉड की फॉर्म में डी क्यू प्लस आर आएगा, और डिवाइड की फॉर्म में क्या होगा, डी और क्यू जो है वो सिंपली वो चीज आया करेगी। एंड यहाँ से अब देखें उसने कहा है DIV एंड MOD जो है वो फोर फंक्शन कैलकुलेटर की तरफ मदद से जो है इसको सॉल्व करें और दोनों चीजें इसकी फाइंड आउट करें। तो आपको ये नजर आ रहा है कि हम कैसे जो है वो 32 मॉड 9 लिख रहे हैं इसका। 32 मॉड 9, मॉड क्या है, हमारी रिमाइंडर वाली फॉर्म हमने लिखनी है। तो मॉड वाली फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे, 32 माइनस 9 और 32 डिवाइड 9। इस फॉर्म में जो है इसको लिखा जा सकता है। अगर हमने कुछ इस तरह से एन अननोन फाइंड आउट करना हो तो ये हमारा फॉर्मूला मॉड और डिवाइड से मिलके बनता है। तो ये चीज यहाँ पे भी यूटिलाइज कर रहे हैं मॉड और डिवाइड वाली। ठीक है, और यहाँ से सेम एग्जांपल है, वीक कंप्यूट करने को कह रहा है। इसी तरह से इंटीजर्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन इंटीजर्स को एंड ओड इंटीजर्स को। देखें इवन इंटीजर को ये लिखा है प्लस 0 की फॉर्म में, और ये ओड इंटीजर लिखा हुआ है। तो दोनों जो है हम उसको जो है लेके चल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर है और इसको हम ओड इंटीजर्स कह रहे हैं। Hence n is either even or odd because the uniqueness of q and r cannot be both even or odd at a time। यहाँ पे हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या है जी, 0 है, और यहाँ रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 है। तो डी यहाँ भी क्या है, 2 है, यहाँ भी D2 है। तो किसी भी हम जो है वो इंटीजर्स को क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। Any two consecutive integers have positive पार्टी। दो कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं
लाइक 7 और 8 ले लें, तो उनकी जो पास पार्टी बनेगी वो एक पॉजिटिव पार्टी होगी, नेगेटिव साइड तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हम 7 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास 15 आता है। एक हमने इवन नंबर लिया, एक और नंबर लिया, और हमेशा एक इवन और ऑड नंबर का जो सम होता है वो हमारे पास एक ऑड नंबर होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज क्लियर की है केस 1 में, जब m क्या है, इवन है, ठीक है, फिर m क्या है, ऑड है, दोनों केसेस डिस्कस किए हुए हैं। जब हम एक नंबर इवन ले रहे हैं इवन के साथ, और एक नंबर इवन के साथ ऑड ले रहे हैं, फिर हम क्या ले रहे हैं, m के साथ इवन के साथ इवन ले रहे हैं, ऑड के साथ ऑड ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो सेम केसेस नहीं डिस्कस किए, अल्टरनेट केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स मॉड 4 के साथ हम इसको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 क्यू, मतलब इतने टाइम जो है डिवाइड होगा। फिर 1 रिमाइंडर बच सकता है, 2 रिमाइंडर बच सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 रिमाइंडर बच सकता है, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं बच सकता। ठीक है, मॉड के फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो यहाँ से ये देखिए ये चीज n हमारा जो r लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 4, और ये जनरल फॉर्म हमने इसकी लिख दी। तो हमारे पास जो है मॉड किसके इक्वल है, 0 1 2 3 के इक्वल है। ठीक है, 4 नहीं हम इसको लेंगे। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर हमारे पास है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर हैज द फॉर्म 8m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमने ये हमारे पास ऑड इंटीजर है, इसका हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके शो करना है। तो देखें, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8m+1, ये किसी इंटीजर का स्क्वायर इसके इक्वल आता है, वो हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, आप ये देखो, अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास DQ+R वाली फॉर्म है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, DQ+R वाली फॉर्म में हम इस माइनस को यहाँ पे ले आ सकते हैं, और उसके बाद जो है m पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमने m जो है ये फाइंड करना है ना, तो m फाइंड आउट करने के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास n² - 1 जो है इसकी ये फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इन फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो एक वन भी होगा और फैक्टर्स भी होगा। तो इस मदद से हम जो है, दिस मीन्स दैट देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 4। दैट्स नॉट इनफ, वी नीड टू शो दैट प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 8। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 आंसर जो है वो नजर हमें ये आ रहा है कि ये 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 पे डिविजिबल है, लेकिन हमें जो है वो डिविजिबल किसका चाहिए, 8 का डिविजिबल चाहिए। इसलिए हमने 2Q+1 जो है इसका स्क्वायर लिया, और स्क्वायर करके इस फॉर्म में इसको लिख दिया, 2K 2 × 2K कह लें, के स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, +1। इट इज क्लियरली फ्रॉम द एनालिसिस एंड स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4m+1, or it may not be clear that it can be written in the form of 8m+1। हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमारे पास जो है एक और पॉसिबिलिटी एग्जांपल जो है वो उसने ये बताई है 4.5.6 में। इसकी मदद से भी हम उसको ट्राई करके देख सकते हैं। अब इसका सिंपल प्रूफ जो है ये पिछले डिस्कशन का वो यहाँ पे इसने लिख दिया हुआ है। ठीक है, हम इसकी केसेस पहले बना लेते हैं। या तो हमारे पास 0 जो है वो रिमाइंडर आएगा, या 1 आएगा रिमाइंडर, या 2 आएगा, या 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑड नंबर की बात करनी है तो हम ये 1 और 3 वाला केस ले लेंगे, इसलिए केस 1 हमने लिया, और उसको हमने उसका स्क्वायर लेके प्रूफ करके दिखा दिया कि वो 8 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। और इसको अगर हम m का नाम दे दें तो n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 8m+1। सिमिलरली हमने अब दूसरा केस ये वाला लिया, और इसके लिए भी ऐसे ही स्क्वायर ओपन करके जो हमारी ये वैल्यू कॉमन वाली बची है इसको हम m का नाम दे देंगे। तो अगेन ये दोनों केसेस में हमारे पास जो है वैल्यू ट्रू साबित हो रही है ऑड इंटीजर्स के लिए, लेकिन इवन के लिए ये साबित नहीं हो रही। ठीक है, आप डिस्कशन की बजाय इन चीजों को देखा करें, ये बॉक्स में जो होती है वो ज्यादा आपको क्लियर करती हैं बजाय इसके। अब ये आप सारी डिस्कशन करोगे तो आपको कुछ इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इस बॉक्स में आके ये डायरेक्ट आप इसका देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ कि जो बॉक्स में वैल्यूज लिखी होती हैं या थ्योरम्स के प्रूफ दिए होते हैं उन पे आप कंसंट्रेट किया करो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है ये मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ कि इसकी वैल्यू क्यों हमारे पास हर टाइम है वो प्लस ही आती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हमने जो है वैल्यू जो है वो प्लस ही लेनी होती है। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हम पुट कर रहे हैं तो ये बाहर जो है डेफिनेशन में माइनस होने की वजह से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस वजह से यही वजह है कि मोड में जब भी हम वैल्यू लिखते होते थे तो हम जो है प्लस वैल्यू लेते थे, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन मोड की ये है कि ग्रेटर नंबर के लिए वो पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव वैल्यू रखता है, नेगेटिव नंबर के लिए इसका आंसर नेगेटिव होता है। अब इस चीज को जो है वो प्रूफ करना है, इसी चीज को लेके तो वो 0 के लिए प्रूफ करना है,
पहले आर इज इक्वल टू जीरो के लिए प्रूव करेगा, आर ग्रेटर देन जीरो के लिए और आर लेस देन जीरो के लिए, तीनों केसेस के लिए प्रूव करेगा। तीनों में हमारे पास ये हमें जो है वो वैल्यू बिटवीन आर जो है हमें मिल जाएगी, जो ये शो कर रही होगी कि हर टाइम हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर ही आता है। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस आर का मॉड इज इक्वल टू आर का मॉड, ये भी वही चीज दी हुई है कि हम कोई भी नंबर पुट करें तो हमारे पास में आंसर आर ही आता है एट द एंड। तो ये केसेस में प्रूव किया है इसको। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपको आर की समझ ना आए तो आप यहाँ पे कोई नंबर लेके भी जो है इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप थ्योरम लिखने लगे तो आर आप इस फॉर्म में लिख लो, वेयर आर इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं हम ले सकते थे, इसलिए हमने आर जो है वो एक नंबर जो है यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप लाइक टू ले लो, यहाँ टू लेके इस सारे को सोल्व करके देख लो, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और टू अगर आपने लिया है तो टू से एक टू इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो नंबर के लिए तो यही केस रहेगा, टू अगर लिया है तो वो इस केस में आ जाएगा। तो आपको नेगेटिव केस के लिए क्या लेना है, टू नहीं लेना बल्कि माइनस टू लेना, वो ज्यादा आपको चीजें जो है वो स्पेसिफिक कर देगा। सिमिलरली ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, ये भी होल्ड करती है हमारे पास कि एक्स वाई का अगर कंप्लीट मोड है लाइक थ्री और फोर है, सेवन का मोड जो है वो लेस देन इक्वल होगा थ्री का इंडिविजुअल मोड और सेवन का इंडिविजुअल मोड, हम इंडिविजुअल उनके मोड लिया करेंगे फिर उसको प्लस किया करेंगे, तो हमेशा ये नंबर हमें ग्रेटर वैल्यू दिया करेगा इस साइड से, राइट साइड से वैल्यू ग्रेटर हुआ करेगी लेफ्ट साइड से। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास जो है एग्जांपल्स मॉड की हैं, डिवाइड्स की हैं, वो आप इनकी कीजिएगा और इनमें जो प्रॉब्लम्स हो गए आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। 4.6 फ्लोर एंड सीलिंग, व्हाट इज फ्लोर एंड सीलिंग? ओके, देखिए हमारे पास जो है ब्रैकेट जब दी होती है हम उसको दो तरह से लिखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हमारे पास अभी तक क्लोज ब्रैकेट इस फॉर्म की होती है, तो यहाँ पे फ्लोर एंड सीलिंग में हम क्या किया करेंगे, जो ब्रैकेट ऊपर से हमारे पास जो है ये वाला हिस्सा इस फॉर्म में होगा उसको हम फ्लोर का नाम दिया करेंगे, और जिसमें हमारे पास जो है ब्रैकेट इस तरह से हुआ करेगी इस फॉर्मेट में, उसको हम सीलिंग का नाम दे देंगे। सीलिंग का मतलब इसके ऊपर ये हमारे पास क्लोजिंग फॉर्म है, जबकि फ्लोर के हम नीचे वाली फॉर्म में हमारे पास क्लोजिंग फॉर्म होती है। ये चीज इसमें फर्क है। अब इसका मकसद हमारे पास क्या है, फ्लोर देखिए हमारे पास क्या है, द यूनिक इंटीजर एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स जो भी दिया हुआ है, अगर हम जो है वो फ्लोर की बात कर रहे हैं तो हम उससे नीचे वाला नंबर सेलेक्ट किया करेंगे, उससे ऊपर वाले नंबर की तरफ नहीं जाएंगे, हम इक्वल टू एन ले लिया करेंगे, यानी कि उससे पिछला नंबर जो उसके ग्रेड इक्वलिटी में है वो वाला उस अप्रोक्सीमेट लिया करेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपने नंबर ये है लेकिन इसका अप्रोक्सीमेट नंबर ये भी है, अप्रोक्सीमेट नंबर ये भी है, लेकिन करीब तरीन इसका कौन सा है, सीलिंग वाला नंबर, नीचे वाला नंबर ज्यादा करीब तरीन है तो ये नंबर इसके इक्वल ले लिया करेंगे, इसके इक्वल रखते हैं। और अगर हम जब सीलिंग की बात कर रहे हैं तो ये नंबर करीब तरीन होता है और ये नंबर हमारा क्या होता है, दूर होता है, तो वो सीलिंग में हम अपर नंबर जो है उसका सिलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो फिर आपको जो है क्लियर हो जाएगी, ये सीलिंग का उसने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वालिटी वाला साइन एन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम सीलिंग में इस टाइम ये वाला नंबर जो है वो ले रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ से बड़ी अच्छी आपको क्लियर होगी एग्जाम्पल 0.999। अब इसका जो है 0.999 जो है इसके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में अगर हम देखें तो इससे अगला नंबर क्या है, वन, इससे अगला नंबर हम नहीं ले सकते फ्लोर के लिए, फ्लोर के लिए हमें क्या करना है, इससे पिछले नंबर पे जाना है, दैट इज जीरो, तो इसलिए हम वो फ्लोर में क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। और सीलिंग में हम क्या करेंगे, इससे अगले नंबर पे जाएंगे, अगला नंबर इससे क्या है, वन, तो जब हमारी ब्रैकेट सीलिंग की हुआ करेगी तो हम वन लिखा करेंगे। और यहाँ पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी बताई हुई हैं और उनके सॉल्यूशंस भी बताए हुए हैं, इसमें कोई ज्यादा जो है कैलकुलेशंस नहीं है, बस ये डेफिनेशंस फ्लोर एंड सीलिंग की याद रखें कि आप फ्लोर में पिछले नंबर पे जाओगे और सीलिंग में अगले नंबर पे जाओगे जो उसकी रेंज दी होगी, और अगर रेंज नहीं होगी तो आप डायरेक्टली उससे पिछले नंबर पे आ जाया करोगे। जैसे यहाँ पे देखें अप्रोक्सीमेशन आप करते हो ना कैलकुलेटर में, जैसे परसेंटेज आप निकालते हो, परसेंटेज आपकी आ रही है 60.15, तो आप क्या ले लेते हो उसको 60 ले लेते हैं, हमें एक रूल बताया गया कि फाइव या फाइव से ग्रेटर वैल्यू हो तो हम 61 पे चले जाएंगे, अदरवाइज हम 60 पे रहेंगे। तो ये सीलिंग वाला ही केस है, फ्लोर और सीलिंग वाला, जब हम 4 तक रहते हैं 4.9 तक, तो तब हमारे पास हम किस केस होते हैं, फ्लोर की केस होते हैं। जैसे ही हम 5 पे जाते हैं या 5 से ऊपर वाले नंबर पे जाते हैं तो हम फिर सीलिंग पे चले जाते हैं, तो तब हम अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं
60.5, तो हम इसको क्या लिखते हैं 61%, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। तो वो फिर हम सीलिंग पे चले जाते हैं, उससे अगला नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल वही चीज है ये भी। इफ k इज एन इंटीजर, व्हाट इज k सीलिंग, एंड k+1 डिवाइडेड बाय 2 सीलिंग, ये सॉरी सीलिंग नहीं, फ्लोर, फ्लोर दिया है वाई, ये हम इसको किस तरह से जो है वो लिख रहे हैं। ये अगर इंटीजर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये बताया हुआ है। के की जो है हमारे पास क्या है वैल्यू आएगी, पिछली वैल्यू क्या होगी इसकी के होगी, और नेक्स्ट वैल्यू k+1 होगी, क्योंकि हम फ्लोर की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी का साइन कहाँ से लेंगे, पिछली वैल्यू के साथ लेंगे। इसी तरह इसकी पिछली वैल्यू क्या हमारे पास बनेगी, कि इसकी पिछली वैल्यू वैल्यू इसमें 1/2 हाफ जो हो रहा है वो नहीं है ऐड करेंगे, बल्कि उससे पिछली वाली वैल्यू के की तरफ सिंपली चले जाएंगे। और अगली वैल्यू वैल्यू क्या होगी, ये हाफ प्लस हो रहा है ना, हाफ से आधा और प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, k+1 इससे वैल्यू हम इसके डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरह से जो है फ्लोर और सीलिंग की वैल्यू लिखनी होती है। और प्रूविंग इसकी कर रहे हैं आगे प्रॉपर्टीज की, ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये इक्वालिटी में होल्ड करती है, अगर हम दो नंबर प्लस करके उसका फ्लोर ले लें या सेपरेट सेपरेट फ्लोर लेके उनको प्लस कर लें, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स में ये ट्रू भी नहीं है, जैसे यहाँ पे ये आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें ये चीज जो है वो ट्रू नहीं है फ्रैक्शन पार्ट के लिए। और इसी तरह प्रूविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोर, फ्लोर की ये प्रॉपर्टी एक और भी है कि अगर हमारे पास ये इस तरह से नंबर है, एक फ्लोर हम ले लें दूसरा हम कंप्लीट नंबर ले लें, तो क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो ये भी हमारे पास ही बाय डेफिनेशन इक्वल होते हैं, और इसका यहाँ पे उसने डेफिनेशन के हिसाब से इसको प्रूव भी दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट आप प्रूफ देख सकते हो, इसमें वही लॉजिक्स यूज हुई है। पहले बाय डेफिनेशन जो है ये फ्लोर की हमने इसकी डेफिनेशन यूज की है, फिर उसको क्लोज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक्स हटा के इस तरफ को लेके हैं तो एन एम की फॉर्म में हम इसको जो है वो इसका फ्लोर बना सकते हैं, और एन की जगह पे हम एक्स फ्लोर अगर हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाती है। तो ये प्रूफ जो है आप यहाँ पे बॉक्स में इसको क्लियर इसकी वर्डिंग देख सकते हो। सिमिलरली फॉर इंटीजर्स के लिए, इवन के लिए हम क्या लिखेंगे, n/2 लिखेंगे। अगर इसी में फ्लोर में हमने उसको ओड नंबर देना है तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 जो है उसको लिख दिया करेंगे। बात फ्लोर की ही हो रही है, लेकिन हम जो है वो इवन और ओड इसमें अलग अलग कैसे कर रहे हैं, ये उसका फॉर्मूला बताया। जैसे हमने पहले 2k और 2k+1 पढ़ा था कि 2k इवन के लिए यूज होता है, 2k+1 और के लिए यूज होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये तरीका बताया हुआ है कि इवन के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, और फ्रैक्शन में अगर हो तो और के लिए इस तरह से -1 जो है वो माइनस कर देंगे, तो और नंबर को वो डिक्लेयर कर रहा होगा। डिविजिबिलिटी का केस दिया हुआ है, फिर हम दिया हुआ है, उसका प्रूफ दिया हुआ है, और यहाँ से डिवाइड और मोड जो है वो निकालने फ्लोर की मदद से वो बताए होंगे, और कुछ खास नहीं है। ये आप एक्सरसाइज की देख लीजिएगा। सुन मैं आपको इसकी एक छोटी सी सेंड कर दूंगी, समरी कह लें या फिर उसकी वर्कशीट कह लें, वर्कशीट डिपेंडिंग अपॉन 5 to 6 क्वेश्चन, कंटिन्यू 5 to 6 क्वेश्चन वो आप इसके सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज।